20वीं सदी में एक आइडिया आया समाजवाद का, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज हम इसी शक्तिशाली विचार और इतिहास की एक सबसे कह सकते हैं नाटकीय घटना रूसी क्रांति की कहानी को समझते हैं। और इस पूरी क्रांति के दिल में था कार्ल मार्क्स का ये जबरदस्त आइडिया। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकार बदलने की मांग नहीं थी, नहीं, ये तो समाज की पूरी नींव को हिला देने की एक पुकार थी। तो आज की हमारी बातचीत इन हिस्सों में बटी है। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया बदलाव के लिए तैयार थी, फिर भविष्य के लिए कौन कौन से अलग अलग विचार सामने आए, रूस कैसे एक बारूद के ढेर जैसा बन गया था, फिर देखेंगे कि क्रांति असल में हुई कैसे, समाजवादी राज्य का निर्माण कैसे हुआ और आखिर में इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 19वीं सदी के यूरोप से। फ्रांसीसी क्रांति ने ना स्वतंत्रता और समानता जैसे विचारों की एक चिंगारी सुलगा दी थी, और ये चिंगारी अब धीरे धीरे पूरे महाद्वीप में आग की तरह फैल रही थी। एक तरफ तो ये नए विचार थे और दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया था। नए शहर बन रहे थे, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, और ये कीमत चुका रहा था एक बिल्कुल नया वर्ग। तो क्या थीं ये समस्याएं? सोचिए, काम के घंटे बहुत लंबे, तनख्वाह ना के बराबर, बेरोजगारी हर तरफ, रहने की जगह तंग और गंदी, और सारी दौलत बस कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई थी। अब ऐसे में यही वो माहौल था जहां क्रांतिकारी विचारों को पनपने के लिए जमीन मिली। सीधी सी बात है, जब लोगों के पास खोने को कुछ खास होता नहीं तो वो बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इन सारी मुश्किलों को देखकर समाज में तीन बड़े विचार, तीन अलग अलग रास्ते सामने आए। हर कोई कह रहा था कि भविष्य ऐसा होना चाहिए, और ये तीनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे उदारवादी, जो चाहते थे कि हाँ, सरकार जनता की नुमाइंदगी करे, पर वोट देने का हक सिर्फ उन मर्दों को हो जिनके पास प्रॉपर्टी है। फिर थे रूढ़िवादी, जो मानते थे कि भाई बदलाव तो आएगा पर धीरे धीरे आना चाहिए, अतीत का सम्मान करते हुए। और तीसरे थे रेडिकल्स, जो चाहते थे कि सरकार देश की ज्यादातर आबादी की मर्जी से बने, और इनमें से कई तो महिलाओं के वोटिंग के अधिकार के भी पक्ष में थे। लेकिन इन सबके बीच एक और विचार उभर रहा था, समाजवाद। और ये इन सबसे कहीं ज्यादा रैडिकल था। समाजवाद का मानना था कि असली जड़ तो निजी संपत्ति है, मतलब समस्या सिस्टम में छोटे मोटे सुधार करने की नहीं है, बल्कि इस मेरी प्रॉपर्टी वाले आइडिया को ही खत्म करने की है। अब सवाल ये था कि इन सारे नए पुराने विचारों का टकराव होगा कहां? तो इसके लिए सबसे सही जगह थी जार का रूस। सोचिए, रूस उस वक्त पुरानी व्यवस्था का एक ऐसा किला था जिसकी दीवारें चटक रही थीं, और वो बस ढहने ही वाला था। ये चार्ट देखिए, इससे रूस और बाकी यूरोप का फर्क साफ पता चलता है। एक तरफ फ्रांस और जर्मनी थे, जहां 40 से 50% लोग खेती में थे, मतलब वो औद्योगिकरण की तरफ बढ़ चुके थे। और दूसरी तरफ था रूस, जहां की 85% आबादी, सोचिए 85%, अब भी खेतों पर ही निर्भर थी। ये फासला बहुत बहुत बड़ा था। तो रूस के अंदर हालात कैसे थे? जार निकोलस II का एक छत्र राज था, मतलब पूरी तानाशाही। किसान बेचारे कुलीनों से जमीन चाहते थे, पर उन्हें मिलती नहीं थी। मजदूरों से 15-15 घंटे काम लिया जाता था, और पगार मिलती थी बहुत कम। 1914 से पहले तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना भी गैर कानूनी था, और 1905 में खूनी रविवार की घटना ने एक नाकाम क्रांति की आग तो जला ही दी थी। मतलब सब कुछ मिलाकर एक विस्फोटक माहौल तैयार हो चुका था। और इस सुलगती आग में घी डालने का काम किया पहले विश्व युद्ध ने। 1917 तक 70 लाख 7 मिलियन से ज्यादा रूसी मारे जा चुके थे। इस तबाही ने जार की सरकार की कमर तोड़ दी। लोगों का भरोसा उठ गया, देश में खाने की किल्लत हो गई, और पूरा सामाजिक ढांचा चरमराने लगा। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, 1917। ये वो साल था जब सारे विचार, सारी थ्योरीज हकीकत बन गईं। और मजे की बात यह है कि इस एक साल में रूस में एक नहीं बल्कि दो क्रांतियां हुईं। चीजें बहुत तेजी से बदलीं। फरवरी में खाने को लेके दंगे हुए, जो हड़तालों में बदल गए, और नतीजा, जार को गद्दी छोड़नी पड़ी, एक टेम्पररी सरकार बनी। फिर अप्रैल में व्लादिमीर लेनिन अपने निर्वासन से वापस लौटे और नारा दिया, सारी सत्ता सोवियत को। जुलाई में बोल्शेविकों के प्रदर्शन को सरकार ने कुचल दिया, लेकिन अक्टूबर तक लेनिन के बोल्शेविकों ने हथियार उठाए, सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। मतलब फरवरी से अक्टूबर, बस कुछ महीनों में पूरा देश पलट गया। तो अब सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में थी, और उन्होंने आते ही बहुत तेजी से और
कह सकते हैं बहुत ही रैडिकल बदलाव करने शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ज्यादातर इंडस्ट्री और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब वो सब अब सरकार के हो गए। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को इजाजत दे दी गई कि वो कुलीनों से जमीन छीन लें। रूस को एक पार्टी स्टेट बना दिया गया और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रख दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी। और अपने आलोचकों से निपटने के लिए एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई। इन कदमों ने समाज को पूरी तरह बदल दिया और देश सीधे सीधे गृह युद्ध में चला गया। फिर स्टालिन का दौर आया और उसकी कलेक्टिवाइजेशन यानी सामूहिकीकरण की पॉलिसी। इसका मतलब था कि किसानों को जबरदस्ती सामूहिक खेतों पर काम करना होगा। जरा इस किसान की चिट्ठी पढ़िए। वो लिखता है, मैं एक साधारण किसान हूं, उन्होंने टैक्स के लिए मेरा सब कुछ बेच दिया। 1937 में मेरे पास 2 झोपड़ियां थी, एक बेचती गई और दूसरी छीन ली गई। ये शब्द उस पॉलिसी के दर्द को सीधे सीधे बयां करते हैं। तो एक तरफ तो ये किसानों का दर्द था और दूसरी तरफ था सरकार का क्रूर जवाब। ये एक ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट है 1930 की। इसमें लिखा है 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 656 को मौत की सजा दी गई, 3673 को लेबर कैंप में डाल दिया गया और 5580 को देश निकाला दे दिया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि विरोध को कितनी बेरहमी से कुचला जा रहा था। और इन नीतियों की इंसानी कीमत बहुत बहुत ज्यादा थी। 1930 से 1933 के बीच जो भयानक अकाल पड़ा, उसमें 40 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। और ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये इन नीतियों का सीधा नतीजा था। लेकिन कहानी सिर्फ रूस की तबाही पर खत्म नहीं होती। इस क्रांति का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ना था। तो चलिए अब हम इसकी वैश्विक विरासत को देखते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर ने 1930 में रूस से लिखा, ये सब अरेबियन नाइट्स में जिन के काम जैसा लग रहा था। उन्होंने कुछ ही सालों में अज्ञानता और लाचारी के पहाड़ को हटा दिया था। टैगोर जैसे कई लोगों के लिए, खासकर उन देशों में जो गुलाम थे, सोवियत संघ एक उम्मीद की किरण था। उन्हें लगा कि एक बेहतर बराबरी वाला समाज बनाना मुमकिन है। तो सोवियत संघ की विरासत क्या है? ये बहुत उलझी हुई है। एक तरफ देखिए, वादा था कि एक पिछड़ा देश एक महाशक्ति बन गया। हकीकत, उसने अपने ही नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली। वादा था कि उद्योग और खेती का विकास होगा। हकीकत, ये विकास दमनकारी नीतियों के दम पर हुआ। वादा था कि गरीबों को खाना मिलेगा। हकीकत, 1939 तक 20 लाख से ज्यादा लोग जेलों और लेबर कैंपों में सड़ रहे थे। ये विरोधाभास ही इसकी असली कहानी है। तो 20वीं सदी के मध्य तक आते आते सोवियत संघ ने समाजवाद को एक ग्लोबल चेहरा तो दे दिया था, लेकिन जैसे जैसे उसकी दमनकारी सच्चाई सामने आई, उसकी साख गिरती चली गई। सोवियत मॉडल भले ही नाकाम हो गया हो, पर समाजवाद का आइडिया, उस पर बहस आज भी दुनिया भर में जारी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये मजदूरों का स्वर्ग था या एक दमनकारी राज? इस क्रांति की विरासत शायद इतिहास के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बहस वाले सवालों में से एक है। एक ऐसा सवाल जो उम्मीद और खौफ दोनों की याद दिलाता है और आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।